सो हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 5 दैट इज़ किंग्स किंगडम्स एंड अर्ली रिपब्लिक। इससे पहले हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर ली हैं जहाँ पे हमने समझा था डिटेल में ऋग्वेद के बारे में और हमारी बाकी की तीनों वेदों के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्कोलॉजी एंड हिस्टोरियंस। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसके लोग थे, ठीक है, उसके लोग रहते थे, उनके साथ साथ हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी एसोसिएटेड। उसके बाद क्या था, उनकी जो सभ्यता थी वो एकदम से डिक्लाइन हो गई थी जिसका परमानेंट कॉज हमें पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज उसका कॉज था, कुछ कहते हैं ड्रॉट उसका कॉज था, फ्लड था। तो डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देन उसी डायरेक्शन में हम अब समझेंगे कि जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने एक अपना जो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट था, उनकी जो एरिया थी, उनकी जो सिटी, तो उसको अबंडन कर दिया, उसको छोड़ दिया। देन वो कहाँ सेटल हुए और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, उनकी लाइफ में क्या एडवांस डेवलपमेंट हुए। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने ऋग्वेद के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ था। ऋग्वेद में कई सारी चीज़ों के बारे में मेंशन है, जैसे कि वहाँ के लोग यज्ञ करते थे, वहाँ के लोगों ने जो ऋग्वेद बुक लिखी थी वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको क्या किया था, अलग अलग किया था। इस तरीके से सामवेद में उन्होंने म्यूज़िक को डाला था, यजुर्वेद में रिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में डाला था, ओके, एंड अथर्ववेद में उनमें चार्म्स, स्पेल एंड ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो वो सब हमने देख लिया। देन इस वीडियो में हम क्या करेंगे, वो लोग जब और डेवलप हो गए तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े जनपद बना लिए। देखो, जनपद का मतलब होता है जैसे आप प्रेजेंट डे टाउन को जब देखते हो, आप अगर किसी कस्बे में रहते हो, बड़ी शहर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कस्बों की बात कर रही हूँ, उसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार पॉपुलेशन होती है। तो उस एरिया को उन्होंने क्या बोल दिया, उन्हें जनपद डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जब फार्मिंग होने लगी तो सबके लिए सरप्लस फूड हो गया, खाना खाने लगे लोग, उनकी डेथ रेट कम हो गई। ठीक है, अच्छा खाना खाने लगे, फायर की डिस्कवरी से वो पका हुआ मांस खाने लगे। तो इस तरीके से पॉपुलेशन में एकदम ब्लूम हुआ, ग्रोथ आई, और लोगों में क्या हुआ, सस्टेनेबिलिटी हुई, सर्वाइवल हुआ। जिसके बाद क्या हुआ, वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर गए, वहाँ अपने सेटलमेंट्स बनाए उन्होंने, कहीं ने किसी किसी ने गांव, नए नए गांव बना लिए, कोई एडवेंचर की खोज में बहुत आगे तक पहुँच गया किसी और सुंदर रीजन में। देन वापस वो लोग आए, उन्होंने बताया कि इस जगह से दूसरी जगह जाने पर ऐसी चीज़ें हैं। तो लोगों को वो चीज़ अट्रैक्ट की, लोगों ने अपने जो सेटलमेंट्स थे वो छोड़े, देन अलग जगह में क्या किया, मूव करना शुरू किया। तो हम इस पूरी वीडियो में ये देखेंगे कि जनपद क्या थे, महाजनपदों ने क्यों नाम दिया गया, और उनकी मेजर लोकेशन क्या थी। ठीक है, क्योंकि पहले अब यहाँ पे मैं एक मैप डाला है, उससे मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर पाऊंगी। ठीक है, देखो, जो मैंने आपको वैदिक पीरियड के बारे में बताया था, जिसमें स्पेशली ऋग्वेद की हमने बात की थी, हमने सारे वेदों की बात की थी, तो उनका जो सेटलमेंट था वो यहाँ था, इंडस रिवर के किनारे था, और यहाँ पे थोड़ा सा ये मिड इंडिया, मिड नॉर्थ इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो ये लोगों ने क्या किया, और दूर दूर मूव करने लगे, और आगे देखने लगे, और उन्होंने लैंड को साफ कर लिया था। ठीक है, मैंने बताया था आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी, जिससे क्या हुआ, लैंड और फर्टाइल होती गई, ये जंगलों को काट 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 के वहाँ पर भी सेटलमेंट्स बनाते गए। तो इस तरीके से इनका जो लार्ज एरिया था वो क्या हो गया, वो एक्सपेंड होता गया। तो जो पीपल थे देन वो यहाँ सेटल हो गए, इसमें, इस एरिया में। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में कम्प्लीटली उन्होंने क्या किया, अपने नए सेटलमेंट्स बना लिए और यहाँ पर आके रहने लगे। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक थ्योरी ये भी कहती है कि जब क्लाइमेट चेंज हुआ था या फिर जब फ्लड आई थी, देन यहाँ के जो लोग थे, जो पूरे सिंधु सभ्यता के आसपास रहते थे, वो लोग क्या कर गए, यहाँ मूव कर गए इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा उनका सेटलमेंट खराब हो गया था, घर खराब हो गए थे, उनका मार्केट ख़राब हो गया था, ट्रेड प्रैक्टिसेस ख़राब हो गए थे, तो उनको कहीं ना कहीं तो माइग्रेट करना था। देन वो कहाँ गए, यहाँ पे गंगा रिवर के किनारे आ गए। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने दोबारा से सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की। ये एक थ्योरी है जो मानते हैं लोग। ठीक है, देन इसमें क्या है, इसमें लेट वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे कि लोगों की लाइफ कैसी हुई। ठीक है, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि राजा हुआ करते थे ऋग्वेदिक पीरियड में, लेकिन उनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, वो युद्ध वगैरह कम किया करते थे। ठीक है, छोटे मोटे झगड़ों में तो वो पहले भी थे, अभी भी लोग होते हैं। तो वो अपार्ट फ्रॉम दिस कोई मेजर विक्ट्री के साइन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सोशल डिवीज़न इसमें स्टिल देखेंगे, ट्रेड देखेंगे, वैसा ही चल रहा है, ट्रेड बदल गया है। तो सारी चीज़ें हमने एक कंटिन्यू प्रोसेस में, चेन में कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं। पहले आपको मैंने अर्ली वैदिक पीरियड बताया था, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद था। ठीक है, ऋग्वेद
ऋग्वेद से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती हैं। देन लेटर वैदिक पीरियड में हमें और सारे वेदों से और भी बुक से और भी सारे एविडेंसेस से पता लगती है लोगों की लाइफ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या था, अभी आप प्रेजेंट देखते हो इंडिया में कितने स्टेट है कुल 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। उस टाइम लेटर वैदिक पीरियड में भी बड़े बड़े नगर हुआ करते थे, ठीक है, बड़े बड़े जनपद हुआ करते थे जिन्हें जनपद कहते थे, ठीक है। आज आप कस्बा कहते हो, पहले ज़माने में उसको जनपद कहते थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे जनपदों के नाम मेंशन है। कुरु, ठीक है, ये पांचाल, ये मत्स्य, देन सातवंत, ठीक है, और इधर बहुत सारे विधेय, विदेश से बहुत ही एसोसिएट कहानी मैं आपको बताऊंगी आगे मैंने डाली हुई है, ठीक है। ये विदर्भा का रीजन था, ठीक है, ये आंध्रा का, ये कलिंग। तो ये सारे क्या हुए, धीरे धीरे पॉपुलेशन के साथ साथ ये सारी सिटीज़ डेवलप हो गई, ठीक है। लेकिन इनको हम सिटीज़ नहीं बोलेंगे, इनको जनपद बोलेंगे। तो इस तरीके से हमें हिस्ट्री में 16 महाजनपद के बारे में पता लगता है। 16 बहुत बड़ी 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 सिटीज़ थी जो कि पूरे इस रीजन में फैली हुई थी, ठीक है। साउथ इंडिया में देखने को हमें नहीं मिलती हैं, ज़्यादातर ये नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती हैं हमें, ठीक है। तो इस पूरे रीजन में वो 16 महाजनपद थे, बड़े बड़े किंगडम्स थे, ठीक है। उन पे बड़ी बड़ी पॉपुलेशन थी, उनकी टेरिटरी थी, उनके लोग थे, उनका प्रॉपर मार्केट था, उनका प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम था। तो सब कुछ इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे, ठीक है, कि इन लोगों की लाइफ कैसी थी, जो ऋग्वेद पीपल थे उनसे एसोसिएट थी, उनकी जैसी थी, या उनसे थोड़ी एडवांस हो गई थी, या उनसे थोड़ी डेवलप्ड हो गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। अराउंड 1300 ईयर्स एगो न्यू जनपद इमर्ज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो देखो 3000 साल पहले क्या हुआ था कि जो नए नए जनपद से वो इमर्ज हुए। जनपद का मतलब देखो यहाँ पे स्टेट्स भी लिखा है ब्रैकेट में, ठीक है। तो स्टेट्स को ही हम क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं। इमर्ज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो देखो तब क्या था, इंडिया इतना बड़ा था कि उसको सब कॉन्टिनेंट बोला गया, क्योंकि उसमें देखो इंडिया में पाकिस्तान का रीजन आता था, इंडिया में बांग्लादेश का रीजन आता था। इस तरीके से कोई डिमार्केशन नहीं था कि ये कंट्री बांग्लादेश है, ये कंट्री चाइना है, ये कंट्री इंडिया है, नहीं। तब क्या होता था, जो नेचुरल बैरियर्स क्रिएट करते थे या फिर जो नेचुरल चीज़ें या नेचुरल बाउंड्रीज बन गई हैं, लोग उसको क्या बोल देते थे, अपनी कंट्री, अपनी लैंड बोल दिया करते थे। कैसे, हिमालय के नीचे जितना भी लैंड था वो पूरा किसका था, भारत का था, ठीक। हिमालय के ऊपर पूरा चाइनीज थी। तो लोग उस टाइम, लोगों ने कभी नहीं सोच पाए हम हिमालय को क्रॉस करेंगे, हिमालय के उस साइड भी लोग रहते हैं, वहाँ भी हमारे जैसी एक सिविलाइजेशन है। जो लोग बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होंगे, जिनके अंदर ऐसा होगा कि हाँ चलो हमें देखना चाहिए, तो मे हैव बीन कि वो लोग वहाँ गए हों, ठीक है। और हो सकता है कि जाते वक्त वो रूट भूल गए हों या रास्ता भटक गए हों, उनकी डेथ हो गई हो। तो ऐसा सच कोई हमें इंसिडेंट मिलता नहीं है हिस्ट्री में जो हमें बताए कि इन लोगों के रिलेशंस चाइना वालों से अच्छे थे, या फिर ये लोग चाइनीज़ लोगों को जानते थे या नहीं जानते थे, ठीक है। लेकिन हाँ, कोशिश तो सबने की होगी। जैसे कि अभी आप देखते हो हमारे अभी प्रेजेंट डे में बहुत सारे क्यूरियस लोग होते हैं जो नई नई डिस्कवरी के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अलग अलग गुफाओं को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। वो इतनी पतली सी चीज़ों में, गुफाओं में घुस जाते हैं और बहुत सारे लोगों की इसी चक्कर में डेथ हो जाती है, ठीक है। पैराग्लाइडिंग कर लो, ये कर लो, ये क्या है, ये एडवेंचरस चीज़ें हैं। आपके दिमाग में आया कि हमें ये करना चाहिए, हमें जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, देन हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ करते हैं और कभी कभी सक्सेसफुल हो जाते हैं और कभी कभी सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते हैं, हमारी किस्मत पर है, ठीक है। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था तब बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है। बहुत अफगानिस्तान का रीजन आता था उसमें, और ये पूरा रीजन इंडिया ही कहलाता था, ठीक है। तो इस पे क्या था, इसमें बहुत बड़े बड़े जनपद इमर्ज हो गए थे 300 ईयर्स एगो, 3000 ईयर्स एगो, ठीक है। बड़े बड़े जनपद मतलब बड़ी बड़ी टाउन सिटीज़ डेवलप हो गई थी। एंड द रूलर्स गेन कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, और जो वहाँ के पावरफुल रूलर्स बन गए थे धीरे धीरे। पहले हमने देखा था जो राजा था उसके पास कोई आर्मी नहीं थी, वो सिर्फ लोगों की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में आते हुए राजा के पास आर्मी भी हो गई, ठीक है। अब आयरन की जब खोज हो गई थी तो उनके पास ऑब्वियस सी बात है वेपन्स भी होंगे, तो वेपन्स भी आ गए थे उनके पास, स्टैंडिंग आर्मी थी, ऊपर से क्या है, हॉर्सेस आ गए थे, एलिफेंट आ गए। इनको डोमेस्टिकेशन के साथ साथ इन्होंने किस में लगाया, इन्होंने अपनी आर्मी में भी उनको इंक्लूड किया। और जो रूलर्स थे उन्होंने अपना कंट्रोल रिसोर्सेज के ऊपर कैसे इस्टेब्लिश किया, टैक्सेस के थ्रू, ठीक है। वो जिस लैंड पे रहते थे वहाँ पे उन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया। देन उसकी मदद से क्या हुआ, उनका जो टैक्स कलेक्ट होता था उसको ले जाकर वो क्या करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि उनके पास टैक्सेस कहाँ से कलेक्ट करते थे, एग्रीकल्चर से कलेक्ट करते थे, ठीक है।
ट्रेड से कलेक्ट करते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, थोड़ा राजा को क्या मिल गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल गई। देन उन्हें लोगों को यकीन दिलाया कि हम आपके बिहाफ पे लड़ेंगे, हम आपके बिहाफ पे दूसरे राज्य के लोगों को नहीं घुसने देंगे, आपकी लैंड पर किसी और को कब्जा नहीं होने। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, एक फॉर्मेशन हुआ किसकी, एक राजा की पोजीशन का। ठीक है, राजा अचानक से ही नहीं बन जाता है, राजा एकदम से लोगों के दिमाग में थोड़ी ना ख्याल आता है कि एक राजा होना चाहिए, हम बिना राजा के कुछ नहीं कर सकते। लोगों ने कुछ सोचा होगा, कैसे सोचा होगा, मैं जो मानती हूँ उस पर मैं बता रही हूँ। जब प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, जब खाने की चीज़ें बढ़ गई बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा डोमेस्टिकेशन होने लगा, लोगों में आपस में लड़ाइयाँ भी बढ़ना शुरू हो गई इस तरीके के साथ, तो लोगों ने डिसाइड किया कि इन सारी प्रॉब्लम से ना जूझकर हम क्या करें, एक ऐसे इंसान को या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को जो हम में से सबसे समझदार हैं, उनको हम इस्टेब्लिश करें, उनसे हम अपनी सारी दिक्कतों के बारे में डिस्कस करें, और वो हमें सही गलत का क्या बताएंगे, ज्ञान बताएंगे, सही गलत बताएंगे, कौन सही है कौन गलत है। और ये सब ने क्या है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या किया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस सब लोगों ने इस बात पे राजी किया। देन द फॉर्मेशन ऑफ राजा स्टार्टेड फ्रॉम हियर। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। अब राजा को क्या, जब किसी को हम राजा बना देंगे, तो उसको जब हमने कोई ड्यूटी असाइन की हुई है, ठीक है, आप ये करेंगे वो करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ राजा के लिए भी हैं, क्या है, हम उसको कांस्टेंट क्या है, टैक्सेस के फॉर्म में कुछ गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गई, ये चीज़ प्रोवाइड करें, ताकि वो क्या करें, रेगुलर चीज़ों को, काम को कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राजा को सिर्फ ये लोग खाना खिला रहे हैं और वो मस्त बैठा पड़ा हुआ है कुर्सी पे, नहीं। राजा को जब बहुत सारे काम हैं, चाहे वो नगर को प्रोटेक्ट करना हो दूसरे ट्राइब से, या फिर दो लोगों में जब लड़ाई हो गई उसको सॉर्ट आउट करना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और ट्रेड जो होता था, उनके नगर में जो व्यापार होता था, उससे उसके रिसोर्सेज भी कहाँ जाते थे, राजा के पास जाते। एंड द न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस डेवलप, इसी तरीके से नया फॉर्म आ गया जिसमें पॉलिटिक्स और गवर्नेंस क्या हुई, डेवलप हुए। पहले हमने देखा था राजा नहीं थे इस पर्पज़ के लिए, ठीक है, और राजा थे भी तो क्या है, इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए थे, या फिर कोई चीज़ चोरी वगैरह हो गई है, या फिर मान लो ग्रेनरीज बनी हुए हैं, उन ग्रेनरीज की रखवाली के लिए ही आपने 5 लोग खड़े कर दिए हैं। देन वो 5 लोग समय के साथ साथ इतने पावरफुल हो गए हैं कि उन्होंने अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके के उनके पूरे स्ट्रक्चर में, उनके पूरे सोसाइटी में और उनकी पॉलिटिक्स में चेंज आए फॉर द बिगनिंग ऑफ अ किंग एंड द रिपब्लिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया था यहाँ पे इस मैप में, कि जो बड़े बड़े 16 महाजनपद थे उनकी पोजीशन क्या है, ये सारी पोजीशन है। ठीक है, उत्तर क्या लिखा है, ये उत्तरा मद्र, हाँ ये है, ये पांचाल है, मत्स्य है, कुंती है, ये ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये कौशल राज्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे क्या हैं ये, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मगध। मगध आप हमेशा याद रखना, इसके बाद इससे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और इस मगध राज्य ने ही बाद में क्या किया था, इन सारे राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था। मतलब सबसे पावरफुल ये मगध निकल कर आया, और ये छोटे छोटे ट्राइब्स हैं, ये छोटे छोटे ट्राइब्स हैं, इन्होंने अपने अपने राजा बना लिए हैं, अपने अपने कबीले बना लिए हैं, और अपने अपने पूरे ट्रेड डेवलप किया है, इकोनॉमी डेवलप किया है, पॉलिटिक्स डेवलप किया है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। तो देखो, जनपद क्या होते थे, जन का मतलब है पीपल एंड पद मतलब सेटलमेंट। तो देखो, जहाँ पे लोगों का सेटलमेंट है उसको जनपद कहते थे। ठीक है, एक एरिया है, ये बहुत बड़ा सा एरिया है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरा एरिया है, वो कुछ यहाँ पे इतनी दूर है डिस्टेंस में, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो एक जनपद ये हो जाता था और दूसरा जनपद क्या हो जाता था, ये हो जाता था। अब इन दोनों में क्या चीज़ है, इनका मार्केट, ट्रेड, इकोनॉमी, रूरल अलग है, इनका मार्केट, ट्रेड, इकोनॉमी, रूरल अलग है, इसलिए क्या है, ये दोनों डिफरेंट जनपद है। ठीक है, मान लो इनमें से कॉमनैलिटी ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर या सोशल डिवीज़न डेवलप है, वो भी चीज़ें यहाँ पे डेवलप है। ठीक है, 5 लोग यहाँ से कम्युनिटी में उठ के उन्होंने बाहर एक घर बना लिया, ठीक है, उसको हम जनपद डिक्लेयर नहीं करेंगे। जहाँ सारे लोग कम्युनिटी में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, उसको हम जनपद बोलेंगे। एंड द अर्ली स्टेट्स वेयर रूलर्स कंट्रोल लैंड एंड रिसोर्सेज, और ये अर्ली स्टेट्स थे सारे, यहाँ पे क्या करते, जो राजा बने थे, जो रूलर्स थे, वो पूरी लैंड को और सारे रिसोर्स को क्या करते थे, कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, यहाँ पे ये पूरी कम्युनिटी है, ठीक है, इस कम्युनिटी पे 100 लोग रह रहे हैं। ठीक है, उन 100 लोगों में से एक राजा है,
ठीक है, और उसके साथ 20 कुछ लोग हैं जिसको उन्होंने मंत्री वगैरह बना दिया है। तो ये 21 लोग मिलके ये पूरी लैंड की रखवाली कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को देख रहे हैं, कोई किसी के घर में चोरी तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ देख रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे डेवलप हुआ है ये सारी चीज़ें। यही राजा आगे चल के बहुत पावरफुल राजा हो जाएंगे, जिनके बारे में आप सुनोगे कि उनकी बहुत बड़ी बड़ी आर्मी थी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े, ठीक है। तो अभी तो क्या है, ये छोटे मोटे राजा अपनी क्लेन को ही देख रहे हैं, अपने पूरे उसको देख रहे हैं कि हमारे जो ट्राइब है उसमें क्या है, लोग आपस में ना लड़ें, कोई बाहर का आकर यहाँ इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस ना खिला पिला दे, कोई ना अपनी पार्टी में ना कर ले। तो पता है ये सारी चीज़ें हैं। अभी तो स्टार्टिंग हुई है अर्ली किंगडम्स की। देन आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस देखो हमें कहाँ से मिलते हैं। आर्कोलॉजी जब हुई है इस पूरे रीजन में, तो हमें क्या मिला है, पेंटेड ग्रे वेयर, ग्रे पोट्री विद डिज़ाइंस। हमें पेंटेड ग्रे वेयर्स मिले हैं इस तरीके के, ठीक है। इसमें क्या है, जो पोट्री थी उसके ऊपर हमने डिज़ाइन भी करना सीख लिया था। इससे पहले के जो अर्ली पीपल थे या फिर वैदिक पीपल थे, वो कैसे थे, उनके पास रेड पोट्री एंड ब्लैक पोट्री थी। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, उन पोट्री को पकाना जानते थे। लेकिन इन लोगों ने एक स्टेप और आगे बढ़ाया, पकाने के बाद उसके ऊपर क्या किया, उन्होंने पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। देखो कितना प्यारा सा स्ट्रक्चर, ये ट्रायंगल से शेप में कुछ डिज़ाइन वगैरह बनी हुई हैं, ठीक है। और इनको ग्रे पोट्री विद डिज़ाइन बोलते थे। एंड पीपल लिव इन फोर्टिफाइड सेटलमेंट, और लोग कैसे घरों में रहते थे, जो पूरी तरीके से फोर्टिफाइड होते थे, ठीक है। यहाँ पे पूरी एक ट्राइब है, तो उसके आसपास बड़ी सी बाउंड्री होती थी, जो कि पूरे ट्राइब को क्या करती थी, प्रोटेक्ट करती थी, ठीक है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें लगाई, जैसे किले देखे हैं आपने, किले में होते हैं बड़ी बड़ी दीवारें। तो कोई जब हमला करता है तो एकदम से इसके अंदर एंटर नहीं कर पाता, ये सारी दीवारें होती हैं, इसको पहले पार करना पड़ता है, देन किले के अंदर लोग एंटर कर पाते। तो इस तरीके से उन्होंने घर बना लिए थे, जो कि कम्प्लीटली कैसे थे, फोर्टिफाइड घर थे, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। देन महाजनपद के बारे में हम पढ़ेंगे, वो सारे महाजनपद जो मैंने आपको मैप में अभी दिखाए थे। तो 16 महाजनपद थे और छोटे मोटे जनपद थे, ठीक है। छोटे मोटे जनपद देखो कौन कौन से थे, आराम मतलब जहाँ पे थोड़ी ही पॉपुलेशन है, ठीक है। लेकिन महाजनपद बहुत बड़े बड़े नगर थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पॉपुलेशन के साथ, बहुत बड़े मार्केट के साथ, ठीक है। इस तरीके से महाजनपद बनाए गए हुए थे। बाय 2500 ईयर्स एगो सम जनपद बिकेम लार्जर। तो 25 ईयर्स एगो क्या हुआ कि कुछ जनपद ऐसे थे जो बहुत बढ़ते चले गए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लूटपाट करके उन्होंने लोगों को ज़बरदस्ती शामिल किया, पॉपुलेशन बढ़ी, ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, लोगों ने लैंड को और क्लीन कर लिया, ठीक है, प्रोडक्शन और बढ़ा लिया। तो इस तरीके से उनका लैंड इतना बढ़ता गया कि वो महाजनपद बनते गए, ठीक है। देखो एक मूवी है ऋतिक रोशन की, मोहनजोदाड़ो, वो देखना, उसमें आपको पता है सारी चीज़ें ना बड़ी अच्छी से दिखाई देंगी। उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, लेकिन आपके फीचर्स वो फीचर्स क्या है, आगे की जनरेशन में भी आगे चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। जिस तरीके के वहाँ के घर दिखाए गए हैं, ठीक है, हड़प्पा उस मूवी में, वहाँ के जो पोट्री दिखाई गई है, वहाँ के जो कपड़े वगैरह दिखाए गए, सील दिखाई गई हैं, तो उसको ना आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अच्छा ये होता था। मूवीज़ तो सब देखते हैं लेकिन काम की देखो, ठीक है। तो इस तरीके से जो जनपद थे उनमें जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी, मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा और भी सारी चीज़ें आने लगीं, तो हम उनको क्या कहने लगे, महाजनपद कहने लगे। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 16 ऐसे महाजनपद आए जो बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा लार्ज थे और बहुत ज़्यादा कैसे इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से थे हिस्टोरियन के, ठीक है। एंड द 16 महाजनपद मेंशन इन बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। तो जो 16 महाजनपद है उनके बारे में किस किस में मेंशन किया है, बुद्ध टेक्स्ट में बात की गई है इनकी, और जैन टेक्स्ट में भी इनकी बात की गई। इसलिए हमें पता लगता है कि 16 बहुत शक्तिशाली जनपद थे और बाकी के क्या कहते हैं, छोटे मोटे जनपद थे, ठीक है। तो देखो इससे जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में ही कि ऋग्वेद में स्टार्टिंग हो गई थी लिखने की, ठीक है। तो यहाँ पर आके ना लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिखना शुरू हो गए, इम्पोर्टेंट राजा के अचीवमेंट्स को लिखना शुरू हो गए, और भी कई सारी चीज़ें लोगों ने यहाँ पे धीरे धीरे करके शुरू कर दी थी। तो उसी तरीके से जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए और जैन टेक्स्ट लिखे गए, उनमें भी इन महाजनपदों के बारे में बहुत कुछ हमें जानकारी मिलती है। लाइक मगध, कौशल, वैश्य एंड अवंती, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है मगध, क्योंकि आगे चल के ये सारे महाजनपदों को ख़त्म करके खुद एकदम विक्टोरियस और इमर्ज हो गया सबसे बड़ा महाजनपद, ठीक है। कौशल, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वत्स एंड अवंती, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ आपको महाजनपद के। अब देखो ये महाजनपद की कुछ फीचर्स भी होते थे, हम उन फीचर्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे
कैपिटल सिटीज़ ऑफन फोर्टिफाइड। इनके अंदर जो कैपिटल सिटीज़ होती थी वो क्या होती थी, फोर्टिफाइड होती थी, चारों तरफ से उनकी घेराबंदी होती थी और वो काफ़ी ऊंची होती थी। नॉर्मल पीपल के जो घर थे वो क्या थे, प्लेन लैंड में थे और कैसे थे, थोड़े से नीचे रहते थे। अभी आप देखोगे जो दिल्ली है, दिल्ली में क्या सारे घर सुप्रीम कोर्ट जैसे दिखते हैं? क्या दिल्ली में सारे घर लाल किला जैसे दिखते हैं? नहीं दिखते हैं ना। तो लाल किला में क्या है, एक अपनी इम्पोर्टेंस है, एक अपनी लेगेसी है, अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया था। ठीक है, किसने बनाया था, राजा ने बनाया था एक। और जो नॉर्मल लोग थे उनके नॉर्मल तरीके के घर बने हुए हैं, बहुत सारे घर तो वहाँ पे ढह गए हैं जिसकी जगह पे नए स्ट्रक्चर बन गए हैं। तो ठीक है, जो कैपिटल सिटीज़ थी इनके टाइम में, महाजनपद के टाइम में, तो क्या होती थी, फोर्टिफाइड होती थी, हर जगह से बड़ी बड़ी बाउंड्री होती थी जिसको जो शत्रु होता था, इनका दुश्मन होता था, वो क्रॉस नहीं कर पाता था आसानी से। एंड द स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन, और यहाँ इस टाइम आते आते स्टैंडिंग आर्मी भी मेंटेन होने लगी थी। मतलब प्रॉपर सोल्जर्स थे, सोल्जर्स के पास प्रॉपर वेपन्स थे और वेपन के साथ साथ उनकी प्रॉपर हर चीज़ थी। यूनिफॉर्म ले लो आप उनकी प्रॉपर, या फिर उनका कोई आइडेंटिटी मार्क ले लो, ठीक है, जिससे पता लगता है कि ये इस ग्रुप के सोल्जर हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग आर्मी यहाँ पे आना शुरू हो गई थी। एंड द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट, हर्डर्स, आर्टिसन एंड ट्रेडर्स। और यहाँ पे एक टैक्सेस का भी आइडिया निकल कर आया कि हम जब राज्य की सेवा करेंगे या फिर हमारी राज्य में किसी दूसरे राज्य से हमारी लड़ाई हो जाएगी, तो उसमें जब बहुत सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो उन रिसोर्स को रीफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ से इमर्ज होता है आइडिया ऑफ टैक्सेस, कि हम लोगों से क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे किस फॉर्म में टैक्स लेते हैं, अभी देखो क्या होता है, अभी टैक्स किस फॉर्म में लेती है गवर्नमेंट, करेंसी के फॉर्म में लेती है। ठीक है, आपका इनकम टैक्स लगता है, हर चीज़ पे टैक्स लगता है, तो वो पैसों की फॉर्म में लेती है। लेकिन इस टाइम क्या था, जो टैक्स होते थे वो कैसे लगते थे, जैसे कि पीजेंट्स हैं तो अपने जो उन्होंने क्रॉप प्रोड्यूस की है वो टैक्स के फॉर्म में दिया करते थे। ठीक है, जो हर्डर्स होते थे वो अलग फॉर्म में टैक्स दिया करते थे। कैसे, उनके पास बकरी हैं, गाय हैं, तो वो 4 बकरी जैसे कि स्टेट को दे दी, 2 गाय हो गई उन्होंने वो स्टेट को दे दी, ताकि क्या हो, जब उनको दिक्कत हो, जब उनको कोई परेशानी हो, तो ये गाय क्या कर सके, उनको मिल्क प्रोड्यूस करा सके। दूसरा क्या है, इनके ब्लड कार्ड्स बन सके ताकि ये आर्मी में और भी सारी गुड्स को सप्लाई कर सके। देन आर्टिशंस होते थे, आर्टिशंस को भी गुड्स के फॉर्म में टैक्स देना होता था। और जो ट्रेडर्स होते थे, ट्रेडिंग क्या करते थे, वो भी क्या करते थे, स्टेट को गुड्स के फॉर्म में क्या करते थे, टैक्स दिया करते। तो इस तरीके से एक वेल स्टैब्लिश टैक्स सिस्टम भी यहाँ पे क्या हो गया था, डेवलप हो गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि टैक्स कैसे शुरू हुआ और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो टैक्स के फॉर्म में ली जाती थी। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आराम से कि टैक्स किस फॉर्म में लिया करते थे। जो रूलर्स थे उन्होंने अपनी स्टैंडिंग आर्मी बना रखी थी, तो उन सब चीज़ों के लिए रिसोर्सेज की हमेशा कमी रहती ही थी। आज सरकार आपसे बहुत सारा टैक्स लेती है तो बदले में हमें क्या देती है, सर्विसेज देती है। ठीक है, जो टैक्स लेती है उससे सड़कें बनाती है, टैक्स लेती है उससे हमें सेफ्टी नीड्स के बारे में देती है, वाटर सप्लाई देती है कॉन्स्टेंटली। हाँ, देती नहीं है वो बात अलग है, लेकिन दावे करती है। ठीक है, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी देखेंगे, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी कैसा था इस टाइम में। ठीक है, चेंजेस इन एग्रीकल्चर, यूज़ ऑफ आयरन प्लग शेयर, इम्प्रूव फार्मिंग। तो देखो, जब मैंने आपको बताया था कि आयरन की डिस्कवरी हो गई, तो जिनके टूल्स थे पहले किसके बने होते थे, बोन्स के बने होते थे, देन कॉपर के बनने शुरू हो गए, और बाद में टाइम के साथ साथ जब डिस्कवरी हो गई आयरन की, देन वो सारे टूल्स आयरन के बनना शुरू हो गए थे। तो आयरन के टूल्स कितने यूज़फुल होते हैं ये आप सारे लोग जानते हैं। ठीक है, आप एक स्टिक से किसी जगह पे, किसी लैंड पे डिग कर रहे हो, गड्ढा बना रहे हो, तो वो कितनी देर में बनेगा। और आप वही चीज़ एक आयरन के किसी ऑब्जेक्ट से कर रहे हो, लोहे की चीज़ से कर रहे हो, तो वो बहुत जल्दी हो जाए। क्यों? क्योंकि वो चीज़ कैसी होती है, हार्ड होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया था जब आयरन की डिस्कवरी हो गई। और सारे प्लग शेयर्स जो थे, जितने भी हल वगैरह जिन्हें हम कहते हैं, जोतने के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सारे किससे बनने लगे, आयरन से बनने लगे, जिससे फार्मिंग इम्प्रूव हो गई। यहाँ पे देखो पिक्चर में आपने डिफरेंट डिफरेंट देखो वो देख रहे हो, हल हल ही कहते हैं इनको। ठीक है, तो उसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं, ये अलग अलग डिज़ाइन के हैं, सारे किस में यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। और इसने एग्रीकल्चर की इकोनॉमी को एकदम बूम कर दिया था विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन। एंड द यूज़ ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इन पैडी कल्टिवेशन मोर प्रोडक्टिव।
और उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन की भी एक्टिविटी, ट्रांसप्लांटेशन की जो खूबियाँ हैं वो भी सीख ली थी, जिससे क्या हो, पैडी एग्रीकल्चर में, पैडी कल्टीवेशन में बहुत बहुत बड़ा प्रोडक्शन होने लगा। पहले थोड़ा प्रोडक्शन होता था, लेकिन जब उन्होंने इस तरीके की टेक्निक्स सीख ली, देन प्रोडक्शन क्या हुआ, डबल प्रोडक्शन हो गया इनका, ठीक है। एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्टेड राइज फॉर द पावरफुल किंगडम्स। तो देखो, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वही सपोर्ट करती है किसके राइज को, पावरफुल किंगडम्स को, ठीक है। अगर कोई देश इकोनॉमिकली वीक है तो आपको लगता है वो किसी दूसरे देश से पंगा ले सकता है? नहीं ले सकता। अगर कोई देश बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल है, देन वो तभी हिम्मत करेगा कि वो दूसरे देश से पंगा ले या दूसरे देश को क्या कर सके, चैलेंज कर सके। तो इकोनॉमी बहुत बड़ा सपोर्ट बेस होती है, ठीक है, जो किसी नेशन को क्या करती है, बिल्ड करती है और किसी नेशन को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाती है और उसको डेवलप या डेवलपिंग बनाती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। देन टैक्सेशन सिस्टम, न्यू टैक्सेशन सिस्टम क्या लागू हुआ, बलि। देखो, यहाँ पे बलि का मतलब सेक्रीफाइस नहीं, यहाँ का मतलब है टैक्स का। फार्मर्स हैड टू गिव 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। जो किसान होते थे उन्हें 1/6 अपने प्रोड्यूस का देना पड़ता था, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, कोई और भी कोई ऐसे कैश क्रॉप्स हो गए, वो सब जो प्रोड्यूस करना शुरू हो गए तो उसका 1/6 पार्ट किसको देना था, एज अ टैक्स की फॉर्म में स्टेट को देना था। जिससे क्या हुआ कि राजा को कांस्टेंट सप्लाई मिलती रही, किसकी, रिसोर्सेज की। आर्मी भी तो खाना खाएंगी। जब आर्मी के पर्सनल्स आपको दूसरे लोगों से प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे, ठीक है, तो उस टाइम वो खेती नहीं कर सकते। खेती करने का काम किसका है, फार्मर्स का। जो उस लैंड पे रह रहे हैं वो खेती करें, टैक्स के फॉर्म में वो प्रोड्यूस भेजें अपना, देन उस प्रोड्यूस पे कौन सस्टेन करेगा, आर्मी एंड रूलर्स, ठीक है। देखो, ये एक फेयर ट्रेड है। आपको अगर सिक्योरिटी चाहिए तो उसके बदले में आपको कुछ देना भी तो पड़ेगा, ठीक है। आपको फ्री में हर चीज़ नहीं मिल सकती। तो इसी तरीके से जो बलि था, बलि कहते थे उस चीज़ को, टैक्स को, वो 1/6 देनी पड़ती थी प्रोड्यूस पे। एंड द हर्डर्स पेड टैक्स इन एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। और जो हर्डर्स थे, जो भी बकरी चराने वाले हो गए, चाहे वो कैटल्स रेयर हो गए, कोई भी हो गए, जितने भी, जिनको भी हम बोलते चारवाहे, वो सारे जो टैक्स होते थे वो किस फॉर्म में देते, वो एनिमल की फॉर्म में देते थे। कोई, किसी ने अपनी 4 बकरियां दे दी, ठीक है, और किसी ने हो गया एक एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, वो कांस्टेंट सप्लाई के लिए बता दिया कि हाँ आज मतलब कि हमारे घर से 4 भैंसें हैं या फिर 4 बकरी हैं, उनका कम से कम 4 लीटर दूध डेली कहाँ जाता है, राजा के महल में जाता है, ठीक है। उससे पकवान बनते हैं और बाकी सारे सैनिक और राजा और उनकी पूरी स्टैंडिंग आर्मी उनको खाती है। तो टैक्स इस फॉर्म में भी जाया करता था, ठीक है। एंड द क्राफ्टमैन एंड ट्रेडर्स पेड टैक्सेस ऑन गुड्स। और जो क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, जो नगर में क्राफ्टिंग का काम किया करते थे, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाया करते थे, ठीक है, चाहे वो पोट्री ले लो, यूटेंसिल्स ले लो, ऑर्नामेंट्स ले लो, पीशस स्टोन के ऑब्जेक्ट्स ले लो, तो वो सारे लोग भी टैक्सेस को किस में पे किया करते थे, गुड्स में। क्योंकि करेंसी का यहाँ पे कोई रोल नहीं था, ठीक है। कोई यहाँ पे 50 का 10 का सिक्का नहीं चलता था। जो लोग ये क्या करें, उसको पैसे में क्या करें, इनके पास एक अल्टरनेट हो जो पैसे देकर ये अपना टैक्स चुका सकें, ऐसा कुछ नहीं था। पूरी इकोनॉमिक गुड्स पे रिलाई करती थी, देन गुड्स के ही फॉर्म में ये टैक्स दिया करते थे अपना, ठीक है। एंड द टैक्सेस फंडेड आर्मीज। और जो टैक्स हुआ करते उससे क्या होता था, आर्मीज को फंड किया जाता है, ठीक है। जो आर्मी पर्सनल्स है उनको खिलाया पिलाया जाता था, ठीक है। उनकी लाइफ को थोड़ा इजी बनाया जाता था, क्योंकि वो मेहनत करते थे। उनकी फैमिलीज एक कांस्टेंट डेंजर में रहती थी कि हमारे जब पति भाई कोई भी जाएगा युद्ध में, तो मे बी प्रोबेबली कोशिश ये रहती थी कि अगर बाई चांस वो वापस ना आ पाया तो वो कैसे सस्टेन करेंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी आगे चलाएंगे। तो इसका ख्याल कौन रखता था, इसका ख्याल स्टेट रखता था, ठीक है। एंड द ऑफिशियल्स, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे, ऑफिशियल्स इन्हें बोलते हैं, वो इस टैक्सेस से फंड होते थे। एंड द फोर्टिफिकेशन, और इसी से क्या होते थे, नगर की अलग अलग बिल्डिंग बनती थी, फोर्टिफिकेशन होते थे, नए नए स्ट्रक्चर्स बनते थे। अगर मान लो कि राजा ने बोला है कि यहाँ से जो रिवर है वो सूख गई है, हमें दूसरी रिवर से एक कैनाल निकालना है जो हमारे सिटी के बीच से निकलता हुआ जाएगा, तो तुम्हें क्या लगता है वो राजा इसको बिना किसी टैक्स को लिए, बिना किसी काम के उसको बना देगा? नहीं। उसको क्या है, नगर के सारे लोगों की हेल्प लगेगी, ठीक है। सारे लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे रिसोर्सेज बनाने में। जो वहाँ की लेडीज़ होंगी वो मे भी हो सकता है खाना बनाए, जो जेंट्स होंगे, जो मैन होंगे, वो हो जाए उसमें क्या करने जाएं, वो काम करने जाएं, फिजिकल लेबर में इन्वॉल्व हों, तो वो घर पे खाना बनाएंगे, ठीक है, उनके लिए खाना सप्लाई करेंगे। तो इस तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस पूरे सारे जनपद में हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया।
तो यहाँ पे हम मगध के बारे में देखेंगे। मगध द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, मगध के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और आगे चल के हम मगध से ही देखेंगे और बड़े बड़े राजा निकल कर आए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम लिखा है। ठीक है, तो मगध का रीजन आपने देख लिया। देखो यहाँ पे मैंने मैप भी डाला है, मगध स्पेसिफिकली कहाँ आता था, मॉडर्न थोड़ा उत्तर प्रदेश में और बिहार के पूरे रीजन में मगध आता था। ठीक है, ये रीजन था मगध का पूरा। सबसे ज़्यादा फ्लरिश किया मगध, इसकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा थी, इसके सोल्जर सबसे ज़्यादा थे, पॉपुलेशन ज़्यादा थी और सबसे पावरफुल किंगडम और पावरफुल राजा यहीं से निकले। तो दो जोग्राफिकल एडवांटेज देखेंगे। जोग्राफिकल एडवांटेज क्या थे इनकी, फर्टाइल गंगा प्लेन्स, ये फर्टाइल गंगा प्लेन्स के आसपास पूरा रीजन था। अब देखो गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, यहाँ से होती है, हिमालय से निकल के कुछ ऐसे निकल के और यहाँ तक आती है और यहाँ पे ड्रॉप करती है आपको अपने आप को बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरा आसपास का रीजन था, ये रीजन ले लो चाहे ये रीजन लो, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। मैंने पहले बताया जिस जगह से नदियाँ होकर बहती हैं वो रीजन आसपास का काफ़ी फर्टाइल होता है, उसमें अच्छे तरीके से कांस्टेंट पानी पहुँचता रहता है और जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं पानी में वो सॉइल को मिलते रहते हैं और सॉइल से न्यूट्रिशन प्लांट्स में पहुँचते हैं और इस तरीके से खेती बहुत अच्छी होती है। तो फर्टाइल गंगा प्लेन्स के आसपास होने का बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिला था पूरे मगध को। ठीक है, एंड द रिच आयरन ओर्स इन छोटा नागपुर हिल्स, और यहीं पर क्या है, छोटा नागपुर हिल्स हैं जहाँ से हमें रिच आयरन ओर्स मिलते हैं। आयरन ओर्स का मतलब होता है जो बहुत सारी गुफाएं वगैरह होती हैं या फिर क्या कहते हैं उसको, हाँ गुफाएं ही कहते हैं, ओट्स को हिंदी में एकदम एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, खान, हाँ जो खान वगैरह आप कहते हो, खान है हो गई, बड़े बड़े खान में लोग काम करते हैं। तो यहाँ से रिच आयरन ओर्स मिले, सबसे ज़्यादा आयरन, जिसके पास आयरन होगा और पूरे देश में आयरन की कमी है मतलब थोड़ा ही है, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे को क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा अपनी कंट्री से आयरन, और उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, इन फॉर्म ऑफ कैश भी मिल सकता है। कैश तो खैर तो इस्टेब्लिश नहीं होता, वो किस चीज़ को पे करेंगे, प्रीशियस मेटल दे देंगे, कैटल्स दे देंगे, ठीक है, हो सकता है वर्कर्स भी दे दें अपने कुछ। तो इस तरीके से हमेशा से मगध की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट रही और उसके एडवांटेजेस यही थे कि वो गंगा प्लेन्स में था, दूसरा बहुत ज़्यादा आयरन ओर्स थी यहाँ पे जो कि रिच थी। ठीक है, और तीसरा था रिवर्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड इरिगेशन, और जो रिवर्स थी इस रीजन में वो किस लिए यूज़ करते थे मगध के लोग, ट्रांसपोर्टेशन में, अपना सामान लोड किया बोट्स के थ्रू दूसरी जगह गया, वहाँ से सामान लोड किया वापस लेकर आए। ठीक है, और इरिगेशन सिस्टम भी इनका बहुत ज़्यादा कैसा था, बहुत मजबूत था। तो मगध के लोग सबसे हैप्पी वाले लोग थे। ठीक है, सारे लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुश थे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूलर्स कौन कौन हुए, बहुत ज़्यादा मतलब कि जिन्हें बोलता है राजशाही राजा कौन कौन से हुए, तो उनके नाम देखेंगे, बिंबसार, अजात शत्रु, महापदम नंद, ये यहाँ के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। ठीक है, इनकी अलग अलग पूरी हिस्ट्री है वो भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये राजाओं के आप नाम याद रखना थोड़े थोड़े कि अजात शत्रु हैं, बिंबसार की हम बात करते हैं, तो ये राजा कहाँ के थे, ये राजा महाजनपद के थे, और किस महाजनपद के थे, मगध महाजनपद के। ठीक है, लास्ट राजा यहाँ पे आता है महापदम नंद। ठीक है, इनकी पूरी क्रोनोलॉजी है, यहाँ पे लड़ाइयाँ भी होती हैं, एक वंश के राजा को मार के दूसरा वंश इस्टेब्लिश करता है। जो महापदम नंद है इनका लास्ट में घनानंद एक राजा होता है जो चाणक्य होते हैं उनकी बेइज्जती करता है, फिर उसके बाद चाणक्य उसको दिल पे ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं चाणक्य उसकी ही आर्मी में काम कर रहे चंद्रगुप्त मौर्य को इतना पावरफुल बना देते हैं कि वो अपने ही राजा से क्या करता है, रिबेल करता है और उनको उखाड़ फेंकता है, अपना पूरा किंगडम बना लेता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। अभी जहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ाना नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो चीज़ें आपको बाद में पढ़ानी तो वो अभी पढ़ा देंगे तो फिर उस चैप्टर का रिलेवेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितना यहाँ पे आपको पढ़ना है वही मैं आपको बताऊंगी। एंड दे मेंटेन लार्ज एलिफेंट आर्मीज, और इनके पास क्या होती थी, इन सारे लोगों के पास बहुत बड़ी लार्ज एलिफेंट आर्मी होती थी मगध के लोगों के पास। ठीक है, हाथी थे इनके पास, अगर कोई मान लो घोड़े पे लड़ रहा है उनके पास हाथी तो पावरफुल कौन हुआ, ऑब्वियस सी बात है हाथी वाला पावरफुल होगा। एंड द कैपिटल सिटी राजगृह एंड लेटर पाटलिपुत्र, और इनकी जो कैपिटल सिटी थी उसका नाम क्या था, राजगृह था, और जो बाद में क्या नाम पड़ गया, पाटलिपुत्र नाम पड़ गया, जिसको हम प्रेजेंट डे में पटना कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बिहार की राजधानी जो पटना है वो उसका इतना बड़ा रिलेवेंस है हिस्ट्री से। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आई चीज़ें, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ें समझ ली हैं, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बीच में बताते रहना, मैं उसको पर्सनली रिट्रेस करूँगी आपका कमेंट का आंसर करके। ओके, अब दूसरा हम देखेंगे वज्जी के बारे में। वज्जी की क्या खास बात है
यहाँ पे जो वज्जी है, मगध है, ठीक है, कौशल है, कौशल राज्य और अवंती है, ये सारे महाजनपद हैं। इनमें से किसी के भी बारे में कुछ इम्पोर्टेंट या कुछ खास है तो वो हम देखें क्या है। तो वज्जी इज एन अर्ली रिपब्लिक। अर्ली रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमने किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुना हो, ठीक है, उसको चुना हो, वो हमसे थोड़ा सा क्या हो, हेड हो। राजा और रिपब्लिक में थोड़ा डिफरेंट होता है। मोनार्की क्या इस्टेब्लिश होता है, वो हेरिडिटरी होती है, लाइक राजा के बाद उसका बेटा बनेगा। लेकिन रिपब्लिक में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है। हम अगले 4 साल बाद किसी दूसरे को इलेक्ट कर सकते हैं, 5 साल बाद किसी दूसरे को इलेक्ट कर सकते हैं। कोई परमानेंट घर नहीं है वो जगह जो राजा का बेटा ही उसको कवर करेगा या फिर ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो वज्जी जो था वो क्या है, एक अर्ली रिपब्लिक के हमें साइन देता है वज्जी। कैसे? वज्जी विद द कैपिटल वैशाली। वज्जी की कैपिटल देखो क्या थी, वैशाली, ठीक है। वैशाली उसके अंदर ही होगी, ऑब्वियस सी बात है कैपिटल। जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक अ पेन फ्रॉम हियर। हाँ क्यों नहीं रहा, कहाँ गायब हो गया? हाँ मिल गया। एंड रूल अराउंड 2500 ईयर्स एगो। और इसको 2500 ईयर्स एगो क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे क्या था, मेजर किंगडम था, ठीक है। एंड द रिपब्लिकन सिस्टम, गण और संघ। यहाँ पे क्या इस्टेब्लिश था, एक रिपब्लिकन सिस्टम इस्टेब्लिश था जहाँ पे उनके पूरे ट्राइब का एक हेड था जो क्या करता था, पूरी कम्युनिटी को रन करता था, ठीक है। बाई बाई देयर चॉइस, ओके। ऐसा नहीं था कि वो ज़बरदस्ती बना हुआ था राजा, लोगों ने उसको चूज़ किया था। लोगों ने बोला था कि हम तुम में कुछ पावर वेस्टेड करते हैं, देन यू विल रिप्रेजेंट अस और यू विल टेक केयर ऑफ अस, ठीक है। तो राजा शेयर्ड पावर मेट इन असेंबली। तो जो राजाज होते थे यहाँ के, वो क्या करते थे, वो पावर शेयर किया करते थे। सिर्फ एक राजा नहीं था, 4-5 लोग थे जो मिलके उस पूरे रीजन को रूल किया करते थे, या पूरे ट्राइब को या फिर पूरे महाजनपद को वो मिलके क्या करते थे, एडमिनिस्टर करते थे। एंड मेट इन असेंबली। और ये जो लोग थे वो क्या करते थे, असेंबली में मिला करते थे, ठीक है। असेंबली का मतलब क्या होता है, सभा, जिसको हम जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इन्हें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता हो तो उसमें क्या होता है, उसको हम असेंबली कहते हैं, ठीक है। तो ये राजा सारे मिलके इकट्ठे होते थे। इंपॉर्टेंट डिसीजन जब लेना होता था तो वज्जी के जितने भी लोग थे उनको बताते थे, उनकी राय लिया करते थे कि हम ये सोच रहे हैं, क्या हमें ये कर देना चाहिए। तो लोग अपनी राय बताते थे कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ अच्छा डिसीजन है तो लोग बोलते हैं हाँ आपको बिल्कुल ऐसा करना चाहिए और हम आपके साथ हैं। एंड द डिसीजन मेड कलेक्टिवली। और डिसीजन सारे कलेक्टिवली लिया जाते थे। ऐसा नहीं है कि एक राजा है उसने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई और राज्य में वही होगा, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। सारे डिसीजन सब लोग कलेक्टिवली होके लिया करते थे। सारे उस रीजन का पार्ट हैं, सारे उसको क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। देन कोई एक उनके बिहाफ पे पूरी तरीके से डिसीजन कैसे ले सकता है, जबकि एक चुन के किसने भेजा है, उन्हीं लोगों ने भेजा है, ठीक है। जैसे मुखिया वगैरह होते हैं ना गाँव के, कि सबसे बुजुर्ग हैं, हमारे लिए आज से यही डिसीजन लेंगे, या फिर इनको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो हमारे लिए ये काम करेंगे। तो लोगों की सहमति से उन्होंने क्या बनाए थे, अपने एक राजा को इन लोगों ने चुना था, ठीक है। एंड द फेमस एग्जाम्पल लिच्छवी, बुद्ध एंड महावीर लिव ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इन्हीं के शासनकाल में बुद्ध महावीर का जन्म हुआ था। ये वज्जी जो पीरियड है इसी में सब लोग चलते थे, ठीक है। जो महावीर थे, जो बुद्ध थे, ये भी क्या थे, आदमी थे, ठीक है। भगवान इनको बाद में बना दिया गया। मैं सबको एक एज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग लेती हूँ। मेरा कोई, मैं थियरिस्ट हूँ, मोस्टली मानती हूँ चीज़ों को, ठीक है। लेकिन जो बुद्ध हैं, महावीर हैं, और भी लोग हैं, वो ह्यूमन की फॉर्म में धरती पे आए, हमारे ही जैसे थे भाई। वो हमारे जैसे 2 हाथ 2 पैर वो थे, ठीक है। बस ये था हमसे थोड़े महान थे वो लोग। उन्हें हर चीज़ का ज्ञान था, उन्हें नेचर का ज्ञान था, उन्हें ह्यूमन साइंसेस का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। ह्यूमन माइंड को उन्होंने क्या अपने कंट्रोल में ले रखा था। आज हम कहीं भी मार्केट में चले जाएं तो बस चाउमीन का ठेला देके हमारी लार टपकने लगती है। उनका ऐसा नहीं था, ठीक है। चाउमीन भी नहीं होती होंगी पहले बात तो। दूसरा क्या है कि उन लोगों को ना इतना कंट्रोल था कि उन्हें अगर भूख लग रही है और खाना नहीं है तो इतना नहीं कि पूरे परेशान हो रहे हैं, विचलित हो जा रहे हैं, इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। वो एकदम काम रहते थे ये लोग। इन्होंने पूरा अपने सेंसेस पे कंट्रोल पा लिया था, इसीलिए ये हमसे कैसे थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। और पूरी ज़िंदगी इन्होंने लोगों को इसी बात पे चलने की सलाह दी थी जिस बात पर ये चलते रहे, ठीक है।
तो वज्जी के टाइम पर ही ये बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी थे, ये सारे डेवलप हुए। इन सब लोगों की भी अलग अलग क्या थी, क्लेन्स थी। क्लेन का मतलब जानते हो ना, एक ट्राइब बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो एक पूरा इनका एक परिवार था बड़ा, या फिर इनका पूरा गढ़ था एक, जिस गढ़ में 8-10 परिवार थे वो रहते थे, ठीक है। उनमें से एक राजा था, और ये जो बुद्ध थे उनका नाम पहले सिद्धार्थ था। ये शाक के क्लेन के मुखिया के बेटे थे। सोचो, आगे चल के ये एक सन्यासी बन गए, उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन स्टार्टिंग में अगर इनकी हम बात करें, इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे, तो पहले ही राजा के बेटे थे, ठीक है। इन्होंने राजा बनने से इनकार कर दिया और एक अलग रिबेलियन पाथ चूज किया, जिसमें ये सन्यासी बने और पूरी जिंदगी उसी चीज़ में रहे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सारे लोगों को? आई होप यहाँ तक पूरी तरीके से समझ में आएगा, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा गहरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें सबको समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट हम यहाँ इनकी लाइफ इन महाजनपद समझेंगे, ठीक है। आम लोगों की यहाँ ज़िंदगी कैसी थी, आम लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, उनके बीच में इकोनॉमी कैसी थी, ट्रेड कैसे किया करते थे, ठीक है। क्योंकि आप अब तक देखते आ रहे हो, जो ट्रेड होता था वो गुड्स में होता था, बार्टर सिस्टम चलता था, एक्सचेंज किया करते थे गुड्स के बदले में गुड्स। तो क्या ये सारी प्रैक्टिसेस ये लोग अभी भी करते हैं, या फिर इनकी प्रैक्टिसेस में थोड़ा चेंज आ गया है, या फिर नई चीज़ें और डेवलप हो गई हैं? हम वो सब चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन सिटीज़ ग्रो एज अ ट्रेड सेंटर। देखो, पॉपुलेशन के साथ साथ क्या हुआ, सिटीज़ बनती गई, ठीक है। सिटी के साथ साथ क्या हुआ, उनमें एडवांसमेंट आता गया, ठीक है। पहले आपके पास थोड़ी सी चीज़ें हैं, फिर क्या किया, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई, आपके पास सरप्लस हो गई, खाली आपकी फैमिली ने आपने स्टोर भी कर लिया। देन उसके बाद भी आपके पास वो चीज़ बची है, तो आप क्या करोगे, उसको मार्केट में जाके सेल करोगे, ठीक है। आपके पास जो चीज़ नहीं है, उस इंसान को ढूंढोगे कि अच्छा, मेरे पास टमाटर नहीं है, लेकिन इसके पास क्या नहीं, इसके पास गेहूँ नहीं है और मेरे पास गेहूँ है। तो आप उसके पास जाओगे, उससे क्या करोगे, चीज़ों को एक्सचेंज करोगे, उसको जो ज़रूरत है वो आप उसको दे दोगे, देन आपको जो ज़रूरत है वो आप उससे ले लोगे। तो इस तरीके से क्या था, एक ट्रेडिंग सेंटर डेवलप हुआ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होता था, वहाँ पे और भी सारी चीज़ें होती थी जो कि डिस्कस की जाती थी, ठीक है। तो ट्रेडिंग सेंटर्स ऐसे बन गए थे, यहाँ पे बाहर के लोग आते थे, बाहर के व्यापारी आते थे, वो यहाँ से मसाले वगैरह ले जाते थे। यहाँ पे जो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी, इंपॉर्टेंट हुआ करती, जो बाहर नहीं मिलती थी, वो लोग हमसे ख़रीद के ले जाया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारे साइन मिलते हैं कि जो ट्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं था कि एक मगध के लोग अपने ही आसपास लोगों से कर ले रहे हैं। जो जनपद थे बड़े बड़े, वो दूसरी जगह भी जाया करते, दूसरे जनपद से ट्रेड किया करते थे, और वो दूसरे जनपद के लोग हमारे जनपद में भी आके हमसे ट्रेड किया करते थे। एंड द फार्मर्स वर्कड हार्डर अंडर टैक्स डिमांड। और जो किसान थे वो और भी ज़्यादा काम करने लगे, और भी ज़्यादा मेहनत करने लगे। क्यों? क्योंकि अब उनसे टैक्स वसूला जाने लगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो टैक्स होता है वो सारे लोग हंसी खुशी देते हैं, किसी को टैक्स देना पसंद नहीं होता है। अगर आप प्रेजेंट डे भी देखोगे तो कितने सारे टैक्स इवेड के केसेस सुनने को मिलते हैं। यहाँ पे लोग टैक्स की चोरी कर लेते हैं, ठीक है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से करें, वाटर से करें, किसी भी चीज़ से करें, वो बस सोचते ही हैं कैसे करके हम टैक्स से बच सकें। तो जो फार्मर्स थे उस टाइम, वो तो बेचारे बच नहीं पाते थे। जब उनको टैक्स देना होता था तो क्या होता था, डायरेक्ट राजा के 5-6 लोग आते थे, उस पर उसको खूब लूट पुट करते थे, मार वार भी देते थे कि टैक्स क्यों नहीं भरा, ये है वो है। तो फार्मर्स ने क्या किया, और भी ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया। जो एग्जिस्टिंग लैंड थी उनके पास, जो प्लॉट्स थे उन पे जब उन्हें और ज़्यादा ग्रो करने की डिमांड बढ़ने लगी, तो फार्मर कांस्टेंट प्रेशर में आके वहाँ पे और काम करने लगे। जो लैंड अनफर्टाइल है, जिसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है, फार्मर्स उसको भी क्या करने लगे, उसको भी टर्न करना की कोशिश करने लगे कि इसको हम एज अ फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करें, और शायद यहाँ से भी हमें क्या हो, बहुत सारा प्रोड्यूस मिल सके, ताकि हम टैक्सेस को अलग दे सकें और अपनी पूरी फैमिली को सस्टेन भी कर सकें। उनकी भी फैमिलीज होते होंगे, उनके परिवार, बच्चे होते होंगे जिनको पालना पोसना है, ठीक है। साथ में राज्य को टैक्स भी देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलती हैं आगे चल के। एंड द न्यू रोड्स, आर्मीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप। तो इसी के साथ साथ क्या हुआ, नए नए रोड्स बनने लगे, आर्मीज बनने लगे, और एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होने लगा। रोड इस तरीके से बनने लगे, एक जनपद के लोगों को दूसरे जनपद में जाना है, कहाँ से जाएंगे, ठीक है। जंगल से तो होके नहीं जाएंगे, पता लगा शेर बीच में मिल गया, उनके गुड्स के साथ साथ उसको भी खा गया, ठीक है। तो इस तरीके से राजा की जिम्मेदारी होती थी कि वो रोड्स बनाए, कनेक्टिविटी रूट्स बनाए, अलग अलग सेफ्टी प्रोवाइड करे, और इसके साथ साथ आर्मीज बनाई गई। जो
आर्मी क्या करती थी, वहाँ पे रूलर्स के साथ रहती थी। जब एक्सटर्नल इन्वेजन होता था कहीं से तो उसको रिटेलिएट करते थे, उसको बचाते थे, या फिर इनको अपने छोटे मोटे आसपास के राजा हैं उनकी टेरिटरी अपने कंट्रोल में लाना है, देन ये तब भी उससे क्या क्या करते थे, वॉर क्या करते। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई, बहुत सारी नीड्स बनती गई टाइम के साथ साथ। पहले हमें इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी, और आने वाले समय भी हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए हम हमेशा डिमांडिंग रहेंगे, ठीक है। हमेशा हम सोचेंगे हमारे पास ये हो जाए। आज देखो रोड्स बन गए, तो आपको रोड्स पे पर्सनल व्हीकल चाहिए, ठीक है। पहले तो रोड भी नहीं हुआ करते थे, लोग जंगलों में ग्रुप में जाके जाया करते थे, और कुछ कुछ बेचारे आते नहीं थे वापस, क्योंकि जंगल में भटक जाया करते थे, घने जंगल होते थे। फिर उन्हें काट के रोड बनाए गए जो कि मिट्टी के थे, ठीक है। मिट्टी से पक्के रोड्स बनाए गए, मेटल रोड बनाए गए, ठीक है। उसके बाद आज प्रेजेंट डे में देखोगे हाईवेज बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे टोल बनाए गए हैं बीच बीच में। तो ये सब क्या है, ये मॉडर्न डेवलपमेंट तो ये है, और ये डेवलपमेंट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। उस टाइम कौन कर रहा था, राजा कर रहे थे। राजा क्यों कर रहे थे, क्योंकि लोगों ने तुम्हें चुना है, लोगों ने तुम्हें इसी ड्यूटी के लिए क्या किया, असाइन किया है। लोग उसके बदले में तुम्हें टैक्स दे रहे हैं, उसके बदले में तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम उन्हें सर्विसेज अच्छी अच्छी दो, ठीक है। और इसी के साथ साथ पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी डेवलप हो गया, मतलब कि राजा बन गया, ठीक है। लोगों की ज़रूरत बन गई राजा होना, क्योंकि अगर वो लूट हो रही है उनके राज्य में, उनको दूसरे राज्य वाले लोग सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो अपनी समस्या लेके किसके पास जाएं, राजा के पास जाएंगे। और राजा क्या काम क्या है कि वो जाके बात करे, वो देखे कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके नगर में लूट कौन कर रहा है, उसके लोगों को परेशान कौन कर रहा है। तो इस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन निकल कर आती है। फिर इसी तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होना था। राजा को भी अपनी आर्मी में जब सोल्जर्स कम लगते हैं इन कंपैरिजन टू अनदर आर्मी, ठीक है, किसी और की आर्मी से, तो वो आर्मी को और सोल्जर्स को और रिक्रूट करते हैं। तो इस तरीके से वो जब आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नीड होने लगती है किसी चीज़ की, तो आप उसको क्या करते हो, और भी ज़्यादा एड ऑन करने लगते हो चीज़ों को। एंड इट ऑल्सो गिव द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एम्पायर लेटर। और यहीं से क्या हुआ, जब एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ने लगा, सारे काम होने लगे, इसमें आगे चल के यहीं से मौर्यन एम्पायर निकल कर आया, ठीक है। इसको पूरा एक नाम दे दिया गया था, मौर्यन, ठीक है। जो मौर्य लोग थे उन्होंने अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया था मगध में, ठीक है। यहाँ पे राजा निकल कर आएंगे, अशोक निकल कर आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य निकल कर आएंगे, जिनके पास और बड़ी आर्मी होती थी, जिन्होंने और रीजन को कब्जाया हुआ था। अशोक की तो बहुत, अशोक पे तो पूरा एक चैप्टर है जिसको हम अशोक महान कहते हैं। वो अशोक महान कैसे बना, उनके क्या क्या काम थे, और उनका सबसे ज़्यादा उन्होंने रिलीजन को किस फॉर्म में फैलाया अपने राज्य में, ताकि लोग हमेशा अच्छा अच्छा काम कर सकें, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, आज आप देख रहे हो कि मॉडर्न प्रेजेंट डे में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हर स्टेट का अलग है। यहाँ तक कि अब तो ग्राम पंचायत आ गई, पंचायत में भी जो पंचायती सिस्टम होता है वो अलग होता है। तो उसी से समझ लीजिए आप, क्योंकि एक छोटा सा विलेज है, उसको रूल करने के लिए एक लोग काफ़ी है, ठीक है। लेकिन जो बड़ा स्टेट है, जो म्यूनसिपैलिटी है, उसमें क्या है, उसको 15 लोग मान लो, ठीक है। एक स्टेट है, एक स्टेट को रूल करने के लिए कितने लोग होने चाहिए, तो आप कहोगे एक स्टेट तो बहुत बड़ा होता है, कम से कम उसमें 500 लोग तो होने चाहिए। तो बिल्कुल हमारी जो लोकसभा वो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है, उसमें क्या है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल करते हैं एक तरीके से। हमने उन्हें चुन के भेजा है, वो हमसे बहुत सारे रिसोर्सेज भी लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, और उसके बदले में हमें सर्विसेज भी देते हैं, हमें सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है। कल को कोई भी हमारे घर में आके घुस नहीं जाएगा, कोई हम पे कब्जा नहीं कर लेगा, और अगर ऐसा करेगा तो उसके लिए हमारे पास पुलिस है, उसके लिए हमारे पास स्टेट है जो इसमें काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। हम ऑलमोस्ट चैप्टर को कवर कर चुके हैं, जो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स थे हमने समझ लिए थे, जो भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी मैंने वो भी आपको बता दी थी, आपने वो भी अच्छे से समझ ली होंगी। और जो जो इम्पोर्टेंट फाउंडेशन के बारे में मैंने बताया था, राजा कैसे बना, राजा ने रूल कैसे किया, राजा को जब रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी उसने टैक्स कैसे लगाया, टैक्स किस फॉर्म में होता था, ट्रेडिंग कैसे होती थी, रोड बिल्ड हुए थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने पूरा चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। तो जनपद आपको समझ में आ गए, जनपद कैसे मर्ज हुए, ठीक है। कहाँ मर्ज हुए, गंगा प्लेन्स के आसपास मर्ज हुए, क्योंकि ये पूरा रीजन कैसा था, फर्टाइल था। आज भी ये रीजन बहुत फर्टाइल है, ठीक है। आप अगर देखोगे जाके ये पूरे रीजन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, उत्तर प्रदेश आता है,
इधर ये बिहार आता है, ठीक है, बिहार का रीजन आता है, उत्तराखंड का रीजन आता है, मध्य प्रदेश का रीजन आता है, हिमाचल प्रदेश का रीजन आता है। तो ये सारे एरियाज़ कैसे हैं, काफ़ी वेल डेवलप्ड एरियाज़ हैं, वेल फर्टाइल एरियाज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी एक जनरेशन बोल सकते हैं इमर्ज हुई थी, और यहाँ पर ही आगे चल के बड़े बड़े किंगडम्स बनेंगे, ठीक है। मौर्य एम्पायर बनेगा, गुप्ता एम्पायर बनेगा, फिर ठीक है साउथ में भी कम नहीं, साउथ में पता नहीं कौन कौन आएंगे, चोला, सातवाहन, ये सारे लोग धीरे धीरे बड़े होंगे, धीरे धीरे बड़े बड़े किंगडम को इस्टेब्लिश करेंगे। इनमें एक दूसरे में बहुत मेजर मेजर लड़ाइयाँ होंगी देन, ठीक है, और मेजर इंसिडेंट होंगे। हिस्ट्री को पढ़ोगे ना तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, ठीक है। मतलब इसमें ऐसी ऐसी स्टोरियाँ हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। इसमें आप ओरिजिन ऑफ रिलीजन देखोगे, धर्म कैसे बना, ठीक है, धर्म पहले क्या था, धर्म पहले क्या कहता था, धर्म अब क्या कहता है, ठीक है। लोगों की धार्मिक मान्यताएं क्या थीं, लोग पहले वर्शिप किसकी करते थे, नेचुरल फोर्सेस की वर्शिप करते थे, ठीक है। फिर लोगों ने उसको छोड़ के क्या किया, ह्यूमन फॉर्म की वर्शिप करने लगे। जैसे आप प्रेजेंट डे में देखते हो, हमारे मोस्ट ऑफ द जो गॉड होते हैं वो किससे हैं, हमारे ही जैसे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि हमने अपने ही आप को बना लिया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो लोगों ने इन सारी चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को छोड़ के किस तरीके से स्विच किया, कौन से गॉड की प्रेवलेंस किस रीजन में बहुत बढ़ गई, ठीक है। एक सेक्ट है जो क्या कहता है जो विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा मानने लगा, दूसरा सेक्ट है वो शिव भगवान को मानने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, लोगों में भी डिफरेंसेस आए। और प्रेजेंट डे आप कहते हो ना कि सदियों साल पहले ऐसा हुआ था, तो वो सदियों साल पहले कैसा हुआ था पहले ये भी तो जान लो आप। तो वही सब कुछ हम पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो की टर्म्स देखेंगे। जनपद के बारे में पढ़ा, जनपद इज द लैंड ऑफ अ ट्राइब ऑफ द पीपल। जनपद उसको कहते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, उनकी ज़मीन को कहते हैं, ठीक है। जन मतलब लोग, पद मतलब लैंड। जिस ज़मीन पे जो लोग रहते हैं, जिनका वास है, जिनका घर है, जिनका नगर है, उसको हमने पूरा जनपद बोल दिया। और ये पूरा एरिया कैसा होता था, फोर्टिफाइड होता था, ठीक है। एक राजा होता था, ट्रेड होता था, वेल स्टैब्लिश सिस्टम होता था, ठीक है। एंड महाजनपद जो इससे भी बड़ा होता था, जो लार्जर किंगडम्स में कन्वर्ट हो गए थे, जिसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती थी, बहुत सारे फोर्ट बने हुए थे जिसके अंदर भी, और जिसके अंदर क्या है, पब्लिक बिल्डिंग्स बनी हुई थी, मार्केट था, रोड्स थे, ठीक है, शॉप्स थी, एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम था, ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम था। नगर में सोल्जर्स रहते थे, वो पूरे नगर की देखभाल किया करते थे, और लड़ाई के टाइम पे वो लड़ाई भी किया करते थे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसके बदले में जो फार्मिंग कम्युनिटीज़ थी, जो प्रोड्यूसिंग कम्युनिटीज़ थी, वो उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज दिया करती थी। या तो वो नगर को ही प्रोटेक्ट कर पाएंगे या फिर वो प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो बस सिंपल सा हुआ कि वो नगर को प्रोड्यूस करेंगे, और जो वो नगर को प्रोटेक्ट करेंगे, और जो कॉमन पीपल हैं वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और टैक्स की फॉर्म में उनको सस्टेन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गण और संघ दो टर्म आए हैं। संघ का मतलब होता है रिपब्लिक सिस्टम, और जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, संघ और सभा कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं। तो संघ में क्या होता था, रिपब्लिकन सिस्टम था, सारे लोग मिलकर किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन पे, इम्पॉर्टेंट उस पे क्वेश्चन पे डिसीजन करते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ निकल आई है, मान लो कि उन्हें पता लगा कि उनके ही महाजनपद के एक साइड में बाढ़ आने के चांसेस हैं, तो वहाँ के जितने लोग होते थे वो मिल के मीटिंग किया करते थे, फिर डिसाइड किया करते थे कि उस पानी को अगर हम कहीं और डाइवर्ट कर दें तो हो सकता है चांसेस ऐसे बन जाएं कि हम बाढ़ से बच जाएं। तो इस तरीके के जब डिस्कशन होते थे इस सब को, उनको संघ या सभा या गण कहते थे, ठीक है। बलि आपको पता लग गया क्या होता है, एग्रीकल्चरल टैक्स को कहते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले कॉइन सिस्टम था नहीं, कॉइन्स चलते नहीं थे, मेटल्स में होता था ट्रेड और प्रोड्यूस में होता था। तो उस तरीके से जो एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाती थी गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर पे जो टैक्स रूलर्स लेते थे, ठीक है, उसको बलि कहते थे, ठीक है। और ये कितना था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जो भी किसान प्रोड्यूस करता है उसका 1/6 भाग क्या है, वो टैक्स की फॉर्म में राजा को देता था, ताकि वो उसको बदले में सेफ्टी, सिक्योरिटी ये सब दे पाए, ठीक है। और ये होता ही होता था, ऐसा कोई बाई चॉइस नहीं है कि आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो आगे बढ़ो, नहीं भाई देना पड़ता है। आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमें सोसाइटी के फुलफिलमेंट में उनके लिए करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से यहाँ तक आराम से समझ में आ गई होंगी।
और यहाँ से सारी चीज़ों को आपने ढंग से समझ लिया होगा। देन ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी आपने सब कुछ पढ़ लिया है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बची जो आपने ना पढ़ी हो, ना समझी हो। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सब कुछ कवर कर लिया है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, आपने भी समझ लिया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसमें हम पूरी की आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरी हिस्ट्री में कवर कराऊंगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ते रहो।